हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। तो स्टूडेंट, लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 5 पर फोर्थ सेम के फिजिक्स यूनिट 2 में, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कल तक हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ एडिशन कैसे कैसे हो रहा था हमारे पास। हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देख लिया है, टाइम डायलेशन देख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, यानी कि मास भी क्या वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्या, क्विक रिवीजन जैसा हम डेली कर रहे हैं। डेली कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज देखते हैं आज के न्यूमेरिकल्स आए हैं हमारे पास, क्वेश्चन फॉर द डे। तो क्वेश्चन फॉर द डे है आज, ए पार्टिकल विद ए मीन प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ 2 माइक्रोसेकेंड। हमारे पास बोला है कि एक पार्टिकल जिसकी मीन प्रॉपर लाइफ जो है वो 2 माइक्रोसेकेंड है, मूव्स थ्रू द लेबोरेटरी with a speed of this, calculates its lifetime as measured by observer in the laboratory। यानी कि हमसे क्या पूछा है कि उसका फ्रेम में, जो मूविंग फ्रेम है उसकी स्पीड इतनी है और उसका टाइम इतना है। हमें रेस्ट फ्रेम में उसकी क्या बतानी है, उसकी लाइफ टाइम बताना है। तो हमें पता है एज डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आता था, डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाय 1 - v² बाय c², ये फॉर्मूला होता था। ये क्या होता था हमारे पास, टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस, यानी कि रेस्ट वाले फ्रेम वाला। और ये टी डैश, ओ सॉरी, हाँ सही, तो ये टी रेस्ट वाला और ये टी डैश क्या होता था हमारे पास, फ्रेम एस डैश, जो हमारे पास क्या कर रहा होता था, मूव कर रहा होता था। उसमें टाइम कितना होता था। तो हमें क्या निकालना है, रेस्ट वाला टाइम निकालना है। तो डेल्टा टी, हमें पता है मूविंग टाइम कितना दिया हुआ है, वो जीरो, मूविंग टाइम 2 माइक्रोसेकेंड, यानी कि डेल्टा टी डैश हमें कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो। इसको चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁶ तो ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब सिंपल, 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1 - v की वैल्यू कितनी है, 0.9, तो 0.9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी भी है साथ में, 0.9 सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय c²। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 × 10⁻⁶ 1 √(1 - 0.9 का स्क्वायर 0.81 c² डिवाइड बाय c²। तो c² से c² कैंसिल, तो हो जाएगा 2 × पावर ऑफ 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 - 0.81। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, आई होप वो मैंने समझा दिया था, आपने कर लिया होगा। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था, उसका आंसर भी बता दिया था। ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं 1 - 0.81, 1 - 0.81 कितना आएगा, 1.00 में से 0.81 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.19, 0.19। तो इसको सोल्व करेंगे अभी कैलकुलेटर से। तो देखता हूँ इसका कैलकुलेटर सोल्व करके कितना आता है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4.58 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁻⁶ सेकंड। ठीक है। तो यानी कि देखना क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी से वो मूव करता है तो उसमें टाइम क्या हो जाता है, हमारे पास टाइम बढ़ जाता है। तो क्या टाइम बढ़ गया है, हाँ देखो यहाँ टाइम कम था। अगर हमारे पास मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में टाइम कम रहता है। और जब हमारे पास रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में वही टाइम क्या हो जाता है, हमारे पास बढ़ जाता है। तो देखो हमारे पास ये भी प्रूफ हो रहा है यहाँ से। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या ज़्यादा सीरियस हो रहा हूँ क्या, ओके। तो अपने वही मजे वाले धुन में पढ़ाते हैं फिर। ठीक है। तो आ जाओ ये यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है शोइंग करेक्ट टाइम व्हेन एट रेस्ट। एक घड़ी है, घड़ी जो खराब घड़ी पड़ी होगी आपके घर में, पहले वो करेक्ट टाइम दिखा देती है गलती से। ठीक है। तो करेक्ट टाइम दिखा रही है वो एट रेस्ट पर, जब वो रेस्ट पर है। तो ये वाला कौन सा टाइम दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है डेल्टा टी। लॉजिस 1 आवर इन ए डे, यानी कि जब 1 आवर इन ए डे व्हेन इट इज मूविंग, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, यानी कि जब वो मूव करने लग जाती है तो वो अपने दिन में से 1 आवर कम कर देती है। तो हमें क्या बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक दिन में आर कितने होते हैं, 24 आवर। तो ये तो हो गया रेस्ट वाला कि कितने रेस्ट पर, मतलब करेक्ट टाइम इतना दिखा रही है। जब मूव करने लग जाती है तो टाइम कितना हो जाता है, 1 आवर कम हो जाता है। तो 24 - 1 विच इज इक्वल टू 23 आवर्स। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। सिंस फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश √(1 - v²/c²। डेल्टा टी हमें पता है, डेल्टा टी डैश हमें पता है
क्या नहीं पता है फिर सर? हमें v नहीं पता है, तो v हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इतना, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, जगह बदल दी अपनी। जगह बदलने के बाद फिर स्क्वायर कर दिया इसका, स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे। आप इतने महान बच्चे तो इसका स्क्वायर कर ही लोगे। 23 का स्क्वायर कर लेना, 24 का स्क्वायर कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर लेना। तो v की वैल्यू तुम c के टर्म्स में ही निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.286c। इतना इसका वैल्यू का आंसर आ रहा होगा। मेन मेरे पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप सबको ही करनी है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। आई होप मेरे करने से पहले आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा और ये क्वेश्चन बन गया होगा आपसे बहुत ही इजीली। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था और क्वेश्चन भी अब न्यूमेरिकल्स आपसे सोल्व हो रहे होंगे। धीरे धीरे डेली जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल्स करने की थिंकिंग बढ़ जाती है। एक बार न्यूमेरिकल्स करने की थिंकिंग आगे किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल हो आप इजीली कर लेते हो। न्यूमेरिकल में क्या चाहिए, हमें बेसिक चाहिए, उसका बेस नॉलेज होनी चाहिए बस। फिर उसके बाद तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, बेस पता चल जाए। और बेस कहाँ से आएगा, जब तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे। कॉन्सेप्ट कहाँ समझोगे, हमारे लेक्चर को देख कर। ठीक है, तो चलो आज का ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ही बात हो गई। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। उनका क्या मानना था, गैलीलियन में या फिर न्यूटन मैकेनिक्स की बात करूं, कि हमारे पास जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेवर चेंजेस। किस में चेंज नहीं होता, मतलब कि वैसे ग्रेविटी का वेट तो चेंज हो जाता है, वेट हमने देखा है, क्योंकि वेट में ग्रेविटी पर डिपेंड करता है वेट mg। लेकिन उन मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है हर एक ऑब्जेक्ट का। ये किसका मानना था, क्लासिकल मैकेनिक्स का मानना था। लेकिन आइंस्टीन सर को ये भी हजम नहीं हुआ। आइंस्टीन सर ने इसमें भी कमी निकाल दी कि मास हमारे पास फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ये क्या करता है, वेरी करता है, किसके साथ, वेरी विद वेलोसिटी। क्या सर, मतलब कि अगर हम तेज दौड़ें तो हमारे पास मास चेंज हो जाएगा? हाँ बच्चा, मास चेंज हो जाता है। फिर सर हमारा मास बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ जाता है। कम नहीं होगा? नहीं कम नहीं होता है। जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारा मास क्या हो जाता है, हमारा मास बढ़ जाता है। तो हमें भारी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि तुम स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ते ही नहीं हो। तुमसे दौड़ने को कहा जाता है कि तुम दौड़ो 1 सेकेंड। ये क्या हो गया इसमें, लैपटॉप भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा था तो इस वजह से पता नहीं इसमें कुछ हो गया। वेलोसिटी सुनते सुनते ये भी वेलोसिटी में आ गया था अपनी। तो देखो, उन्होंने बोला कि अगर आप वेलोसिटी से दौड़ रहे हो और कुछ वेलोसिटी आपकी कंपेरेबल टू सी है, तो आपको मास में बढ़ता हुआ दिखेगा। वो मास में क्या रिलेशन निकाला था आइंस्टीन सर ने, वो बताया था m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखा, आइंस्टीन सर की एक थिंकिंग से सब चीज में चेंज आने लगा, मास में चेंज आने लगा, टाइम डायलेशन करने लगा, लेंथ कॉन्टेक्ट करने लगी। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो कि उनकी एक थिंकिंग ने पूरी न्यूटनियन फिजिक्स को बदल डाला, पूरे न्यूटन बाबा को एकदम हिला डाला। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने गलत थे, वो भी सही हैं, क्योंकि हमारे पास दिनचर्या यानी कि डेली लाइफ में जो यूज हो रहे हैं वो हम न्यूटनियन मैकेनिक्स को यूज करते हैं, क्योंकि हम इतनी वेलोसिटी को अचीव नहीं कर पाते डेली लाइफ में। ठीक है, तो वो न्यूटन मैकेनिक्स को ही हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पर ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलें तब क्या होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम स्पीड ऑफ लाइट से चलें, पर उसके लगभग चल सकते हैं। तो जब उसके लगभग चलेंगे तो हमारा मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अभी हम देखेंगे कि मास बढ़ क्यों जाता है, कैसे कैसे डेरिवेशन होता है। तभी क्या समझना है कि मास के साथ वेलोसिटी के साथ कैसे मास डिपेंड करता है, इस तरीके से डिपेंड करता है। ये एम नोट क्या होता है हमारे पास, एम नोट, यहाँ पर हमारे पास रेस्ट मास होता है ये। ठीक है, और m क्या होता है, ये हमारे पास जब हमारे पास मास मोशन इन मास होता है, मास इन मोशन, या फिर इसको बोलते हैं हम डायनेमिक मास। जब कोई हमारे पास मोशन कर रहा होता है तो उसका मास। क्लियर है, v क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। सबसे पहले इतना आगे नहीं जाना था, इम्पोर्टेंट भी है। देखो, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसके अकॉर्डिंग। इन क्लासिकल मैकेनिक्स मास नेवर डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, मास इज फ्री फ्रॉम वेलोसिटी। अभी मैंने बताया क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास क्या है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता था, वो क्या होता था, वेलोसिटी से फ्री था। बट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन चाचा ने क्या बात बताई, द मास ऑफ द बॉडी इन मोशन इज डिफरेंट। मास ऑफ द बॉडी क्या होता है, मोशन में डिफरेंट होता है फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका बॉडी ऑफ मास जो होगा रेस्ट कंडीशन से अलग होगा। सो उन्होंने यही बताया कि द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग एट वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू सी
रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन, वो मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इट्स मास व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो ये उन्होंने ड्राइव करके बताया था। अब हम इसी को हम ड्राइव करने वाले हैं। क्या हम आइंस्टीन जैसे दिमाग लगा के ड्राइव करेंगे? नहीं, हमें तो बस सिंपल जो बुक में लिख दिया हम तो उसको कॉपी कर रहे हैं। हम तो कुछ नई चीज़ क्रिएट ही नहीं करते हैं। क्रिएट करना होता है कुछ नई चीज़ ड्राइव करना। हम तो पढ़ाया पढ़ रहे हैं। देखते हैं कोई चीज़ अगर तुम क्रिएट कर पाते हो तो ये सब पढ़ने के बाद भी। तो इसका डायरेक्शन देखो, सिंपल वही है। इसको बाद में पढ़ना, पहले यहाँ देखो हमारे पास एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एस डैश है, ठीक है। फिर वही एस डैश क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। अभी तुम फ्रेम एस को भूल जाओ, फ्रेम एस डैश में आओ। फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग, फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग की बात करें हम, एक पार्टिकल है मास m1 और दूसरा पार्टिकल है मास m2। ये u वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है और ये u माइनस u वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और फिर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से इधर आ रहा है। क्या होगा कुछ टाइम बाद इन दोनों में क्या होगी, कुछ कोलिजन होगा, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, बूम। टकराने के बाद क्या होगा, देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी इलास्टिक कोलिजन है, तो टकराने के बाद अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी पर होते हैं, क्या होते हैं, अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी से टकराते हैं तो वो रेस्ट पर हो जाता है पूरा ही सिस्टम। तो इसके रेस्पेक्ट में, एस डैश के रेस्पेक्ट में जब ये दोनों टकराएंगे, पूरा सिस्टम किस पर आ जाएगा, हमारे पास रेस्ट पर आ जाएगा। और पूरा सिस्टम रेस्ट पर आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी टकराने के बाद। लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इस कोलिजन को कंसिडर, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में। अब फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में एस डैश किससे मूव कर रहा है, वी, यानी कि एस डैश में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको उसकी स्पीड कितनी दिख रही होगी, वी दिख रही होगी। ऐसे ही तो होगा, फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी दिख रही होगी, वी दिख रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले पार्टिकल की और इस वाले पार्टिकल की, वो हमने दिखा था लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसका ड्राइव भी करेंगे कि u1 कितना होता था, u2 कितना होता था, ठीक है। तो जब ये इसके अकॉर्डिंग जब ये टकराएगा तो क्या इसके अकॉर्डिंग भी ये रेस्ट पर आ जाएगा, नहीं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग ये किस पर हो गया था टकराने के बाद, जीरो पर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v से ये इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि टकराने के बाद कैसे काम कर रहा है। देखो फ्रेम एस डैश में था तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये सिंपल रेस्ट पर आ जाएगा, जीरो पर आ गया। लेकिन ये फ्रेम किससे मूव कर रहा है, v से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल v से टकराने के बाद v से मूव करेगा। क्या होता है ना, जब पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो टकराने के बाद अगर हमारे पास m1 और m2 है तो जब ये टकराते हैं तो एक साथ आपस में चिपक कर फिर एक वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। इलास्टिक कोलिजन में ये होता है। तो एक कोलिजन होने के बाद हमारे पास जीरो हो गया, लेकिन फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी से आगे की तरफ मूव करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब पढ़ते हैं इसे। लेट there are two frames of reference s and s dash. Frame s dash is moving with a velocity v in plus s direction relative to frame s. If two particles having mass m1 and m2 moving in opposite direction with a velocity u and minus u dash यानी कि opposite direction move कर रहा है in frame s dash, ये frame s dash के according है। If we consider the collision collision of these two particles from frame s, अगर फ्रॉम s से हम इन पार्टिकल का कोलिजन कंसिडर करें तब सो हम क्या मान लेंगे, फ्रेम एस के अकॉर्डिंग दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 है। तो देन फ्रेम एस देन अकॉर्डिंग टू, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, इन फ्रेम एस डैश, इन फ्रेम एस particles have velocities u1 and u2 and according to Lorentz transformation, कल ही हमने ये देखा था वेलोसिटीज कैसे ऐड हो रही थी अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। विद्या कसम है, बिना कॉपी देखे, बिना पुराना देखे खुद से बताओ कि क्या आएगा वो रिलेशन, देखते हैं कितना याद रहता है आप सबको। विद्या कसम चढ़ गई है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, खुद से बताना है, खुद से। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ कि u1 इज इक्वल टू क्या होगा वो बताओ। नहीं पता ना, देखो मुझे तो याद है, पक्का याद है, विद्या कसम मुझे तो याद रह गया था। देखो क्या था वो u1, तो u1 क्या आया था हमारे पास, u डैश फिर माइनस क्या होता था, v डिवाइडेड बाय 1 माइनस u डैश v
बाय सी स्क्वायर। आया याद या नहीं आया? अब भी नहीं आया? याद आ गया? सही है ये। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, पूरा हिंट भी दे दिया, आप भी नहीं बता पाए कि ये सही है ये गलत है। वो जो ये फॉर्मूला होता था वो ये होता था कि अगर इधर डैश होता था तो इधर माइनस आता था। अब इधर डैश इधर है और ये इधर है, यानी फ्रेम एस इधर है, फ्रेम एस डैश इधर है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ वी प्लस आएगा। अगर यहाँ भी गलती की होगी ना तो समझ लो कि कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ के आना फिर पूरा आना पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पर पास u1 हो गया फ्रेम एक्स के अकॉर्डिंग ये। इसको इरेज कर देता हूँ पहले। ठीक है, और हमारे पास अब यू टू क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, तो यू टू क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस यू डैश, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी है? माइनस यू डैश प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू डैश की जगह माइनस यू डैश रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, तुम्हारे डाउट को समझने के लिए हमने बनाई है एक कैरेक्टर चिंकी। सर ये चिंकी कौन है? चिंकी, चिंकी मेरी एक स्टूडेंट है, आप सबसे बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी का मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझती है, कोई भी डाउट होता है तुरंत पूछ लेती है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्या पूछेगी हमसे? चिंकी पूछेगी। चिंकी को मैं आपको कल दिखा भी दूंगा वो कैसी दिखती है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में उसका जिक्र किया हुआ है कि चिंकी है कौन। आपके बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आपके डाउट्स ही नहीं होते थे इसलिए। लेकिन अगर इसमें अगर कोई डाउट भी होता है तो चिंकी पूछ रही है कि सर माइनस कैसे आ गया? बेटा माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे यू डैश क्या हो गया? माइनस में हो गया, तो यू डैश जहाँ जहाँ था वहाँ पर यू डैश की जगह हमने माइनस साइन पुट किया, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, चिंकी ने बोल दिया क्लियर है, तो सबको क्लियर है। ठीक है, u1 हो गया, u2 हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम एस में लगाते हैं हम। वो क्या होता है हमारे पास कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैंने कहा था वो पूरा एक साथ चिपक जाएंगे तो मास दोनों का सिंपल हो जाएगा और एक वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। वो वेलोसिटी क्या थी? जो फ्रेम की वेलोसिटी थी v। अब यहाँ क्या साइन करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे सिंपल। m1 u1 की वेलोसिटी क्या थी? u1 की वैल्यू क्या थी? u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस यू डैश 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस m2 u2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से सिंपल मैथमेटिकल वैल्यूज चालू हो जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, माइनस यू डैश प्लस वी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। देखो यहाँ पे ये m1 वाली टर्म है, यहाँ पर ये m1 इंटू वी है, तो इसको उठाकर इधर लाएंगे। यहाँ पर m1 यू डैश प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस यू डैश वी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस m1 ऑफ वी हो जाएगा इधर। यहाँ पर ये m2v ऑलरेडी है और इसको उठा कर इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m2 माइनस ऑफ यू डैश प्लस वी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू डैश वी बाय सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट? चिंकी कोई डाउट? नो डाउट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंकी बताओ आगे क्या करेंगे? चिंकी बोल रहे कि सर अब यहाँ से हम इन दोनों में से m1 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से m2 कॉमन निकाल लेंगे। एकदम सही बच्चा। तो यहाँ से क्या करेंगे? m1 कॉमन निकाल लेंगे। m1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर यहाँ बच जाएगा हमारे पास m1 कॉमन निकालने पर ये वाली टर्म माइनस वी, तो ये हो जाएगा हमारे पास u डैश प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी, यहाँ पर प्लस वी स्क्वायर नहीं है, सॉरी सॉरी, वो गामा की वैल्यू रट गई है बिल्कुल। 1 माइनस प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा यहाँ से? v इज इक्वल टू m2 इधर से कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? v माइनस माइनस ऑफ यू डैश प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर सिंपल एलसीएम लेके सोल्व करेंगे।
m1। तो यहाँ हो जाएगा u डैश प्लस v। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बहुत छोटी सी और सिली मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से पूरा थोड़ा सा गलत हो गया है। अब वो सिली मिस्टेक्स आपको ही पता लग गई होगी, बोल रहे होगी वैसे हमें बता रहे हो, खुद भूल गए हो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये है कि मैंने गामा की वैल्यू याद हुई है ना, तो मैंने सोचा गामा की वैल्यू होगी 1 - v², तो वो स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा कहीं भी। ये तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। तो क्या हुआ, मिस्टेक हो नहीं सकती क्या मुझसे? हो सकती है, क्योंकि मैं भी तो एक क्या हूँ, इंसान ही हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। और हमने शायद पीछे भी स्क्वायर रूट लगा दिया है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल, ये विदाउट स्क्वायर रूट होता था, 1 + u-v/c²। सॉरी बच्चा सॉरी, कितनी बार बोलोगी चिंकी? सॉरी बोल तो रहा हूँ। चिंकी मेरे पर हंस रही है, बोल रही कि सर आपसे भी गलती हो गई। अब चिंकू को क्या बताएं कि गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब स्क्वायर रूट नहीं होगा तब यहाँ एलसीएम लेंगे। अब मुझे पता कैसे चला कि स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर याद आया कि जब यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो वहाँ फिर इतना मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी। तो मुझे याद आया कि कैलकुलेशन तो कॉम्प्लेक्स नहीं थी टाइम पे, तो मैंने किया था ये पहले, तो इसलिए मुझे यहाँ से याद आ गया। तो कई बार अगर घर का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला थोड़ी बोलते हैं, तो मैं भी भूल लौट आया वापिस ऐसे ही। तो सिंपल, आज चलो बात ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है, तो पहले काम करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, v तो है ही, माइनस v की मल्टीप्लाई करेंगे v, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा u-v²/c² डिवाइडेड बाय 1 + u-v/c² इज इक्वल टू m2। सिमिलरली ऐसे यहाँ हो जाएगा v माइनस, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, u-v/c², v से v करेंगे तो v², ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये u- और माइनस v। क्लियर है, ये कुछ ये नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो v से v कैंसिल कैंसिल, तो बचेगा m1 इंटू u- माइनस u-v²/c² डिवाइड बाई 1 + u-v/c²। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये यहाँ से ये कैंसिल, स्क्वायर रूट में ये तो लिखा ही नहीं, 1 - u-v/c²। देखो यहाँ पर कैलकुलेट मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से करना, इसको u- माइनस u-v²/c², 1 - u-v/c²। ठीक है, तो ये दोनों इधर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, m1 और m2 को एक साथ ले गए तो m1/m2, और यहाँ से ये उसके ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 + u-v/c² एंड 1 - u-v/c²। क्लियर है, इसको बोलते हैं हमने इक्वेशन नंबर 3। अब क्या काम करेंगे, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए 1 + u-v/c² की वैल्यू और 1 - u-v/c² की वैल्यू। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन क्या थी, 1, वो क्या थी, u1 इज इक्वल टू u डैश प्लस v, 1 + u-v/c²। तो इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो हो जाएगा u1 का स्क्वायर u डैश प्लस v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + u-v/c² का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ में से c² से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय c² इन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में c² से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा u1 का स्क्वायर बाय c², और यहाँ से 1/c², u डैश प्लस v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + u-v/c²। चिंकी कह रही है कि सर ज़्यादा ही बड़ा डेरिवेशन होता जा रहा है, पर चिंकी बता समझ में आ रहा है ना? चिंकी बोल रही कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, बस मैथमेटिकली सिंपल सोल्व करना है। अब दोनों क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड को 1 में से माइनस कर दिया, 1 - u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई c² इज इक्वल टू 1 - 1/c² इंटू u डैश प्लस v का होल स्क्वायर 1 + u डैश v/c²।
कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है शायद। हाँ, शायद नहीं, कोई गलती नहीं हुई अब तक भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे? एलसीएम लेंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 - u1 का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस सी स्क्वायर का जब यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर को हम इसके साथ कर रहे हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं और इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 + u' v/c स्क्वायर, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। क्या सर अंदर मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी बिना स्क्वायर करे? बेटा ये देखो, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, तो इसको हम अंदर ऐसे ले जा सकते हैं ना, इसका स्क्वायर बाहर निकाल दें। बच्चों वाली मैथ्स क्या बोल रहे हो, बचपन में पढ़ी ही नहीं? तो अब कमी महसूस हो रही है ना? इस तरीके से कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो इसको इसके अंदर ले जा सकते हैं। हाँ, आ गया समझ में, चिंकी को भी आ गया समझ में। चिंकी बोल रही है कि बच्चे वाले काम सर मुझे मत बताया करो। चिंकी की बात मानते हैं। देखो आगे नहीं वाली टर्म हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + u' v/c स्क्वायर, तो ये इसके नीचे ये इधर चला गया, तो ये हो गया यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा ऊपर यहाँ भी स्क्वायर 1 + u' v/c स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस u' + v/c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो इससे आगे इसको कैसे सोल्व करना है। पहले इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास यहाँ से 1 + u' v/c स्क्वायर, थोड़ा लेंथी होता जा रहा है ज़्यादा ही, इसको जल्दी करते थोड़ा सा। ये यहाँ पर हो गया 1 + u' v/c का होल स्क्वायर, 1 + u' v/c का होल स्क्वायर, फिर ये यहाँ से यहाँ पर सी स्क्वायर है, ठीक है ना, अभी चेक कर लेंगे इसे, माइनस u' + v/c का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था हमारे पास ये 1 - u1 का स्क्वायर बाय c1 का स्क्वायर, 1 - u1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। क्या काम करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² u'(v/c का होल स्क्वायर b² प्लस 2ab यानी 2u'(v/c स्क्वायर, तो 2ab हो गया माइनस, तो यहाँ पर ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सी स्क्वायर तो सबके नीचे रहेगा, ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा दो a + b का होल स्क्वायर का, तो वो क्या हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab, साथ में माइनस है तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा u' का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस v² बाय सी स्क्वायर माइनस 2u'(v/c स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से 1 + u'(v/c स्क्वायर हो गया, जो सेम मतलब कट रहा है उसको काट देंगे, और जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर देंगे, तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ से ये कैंसिल होता हुआ, और क्या दिख रहा है कैंसिल होता हुआ? नहीं, और कुछ तो नहीं दिख रहा है, तो जो बचा उसको लिख लेंगे यहाँ पर 1 + u'(v/c का होल स्क्वायर माइनस u' का स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस v² बाय c स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय फिर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट चढ़ाने की आदत हो गई लगता है, 1/u का स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब बस सिंपल होने वाला ही है सब कुछ। अब क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हम इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - u' का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बचा क्या, ये और ये, देखो इसमें से v² बाय सी स्क्वायर और v² बाय सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, माइनस के v² बाय सी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस का था तो प्लस के हो जाएगा, यानी 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, खाली u' का स्क्वायर। क्लियर है या नहीं समझ में आया? अरे यार यहाँ पर देखो ये सी स्क्वायर था, ये भी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर जब ये सी स्क्वायर था तो इसका यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से देखो v² बाय सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर u' का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये अलग है ही, डिवाइडेड बाय 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 1 + u'(v/c स्क्वायर
एक बार खुद से जरूर करना, इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी, इस वजह से ये इसमें कॉमन निकालना, ये सब वो सब करना। अब देखो इस पूरे में से ही ये कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये 1 - q डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1 - v² बाय सी स्क्वायर, बस। चलो अपने मंजिल तक तो पहुंच रहे हैं। तो ये स्क्वायर था, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमारे पास 1 + u डैश v/c² की वैल्यू क्या आ गई, पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - u डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 - v² बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो पूरे पे कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या बचेगा 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से, 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, जो भी इक्वेशन होगी, शायद इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारे पास 4। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारे पास 4। सिमिलरली जब हम फिर इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर लेके इतना सारा सोल्व कर देंगे, तो वहां पर हमारे पास 1 - u डैश v/c² की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - u डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। देखो बस सिंपल ये मान लो कि यहाँ पर प्लस यू डैश, अब हम माइनस यू डैश कर लिया, तो स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। 1 - u1 का स्क्वायर बाय, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा u1 की जगह पर u2 जरूर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंज आने वाला है। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुटिंग द वैल्यूज of equation 4 and equation 5 in equation 3, वो क्या थी हमारे पास m1/m2। तो m1/m2 क्या था हमारे पास, ये था 1 प्लस दिस का रेशो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको कर देते हैं हम 1 - u डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 - v² बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये तो हुआ m1 की वैल्यू, डिवाइडेड बाय, पूरा अच्छे से लिखना है इसको, 1 - u डैश का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 - v² बाय सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 - u2 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। याद रखें स्क्वायर रूट पूरे पर है, यहाँ भी पूरे पर था। तो देखो क्या क्या कट रहा है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट पूरे में हो जाएगा। अब अंदर वाले से देखो, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ होता है वो नीचे। तो जो नीचे है वो क्या है 1 - u2 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया m1/m2 इज इक्वल टू 1 - u2 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - u1 का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये था इस पूरे का डेरिवेशन। सर आपने तो m इज इक्वल टू m नोट करके कुछ बताया था, ये क्या बता दिया, हमारा पागल बना रहे हो। सर इसका मतलब ये थोड़े हम पे कुछ नहीं आता तो आप कुछ ही पढ़ा दोगे। अरे सुन तो लो बेटा, सुन लो चिंकी, इतना मत सुनाओ। चिंकी ऐसे ऐसे बोल रही मेरे को 2 मिनट भी, टीचर की बात सुनी नहीं पूरी। देखो ये आया m1/m2। अब सपोज करो उसमें क्या लिया था हमने, m2 क्या था वो रेस्ट पर मान ले, कि जो हमारे पास ऐसे था, ये जो पार्टिकल था हमारे पास m1 का था, और दूसरा पार्टिकल m2 का था। ये जो m2 है वो हम क्या कर रहे हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है, जब ये मूव नहीं कर रहा है तो किस पर हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा। रेस्ट पर हो जाएगा तो ये कौन सा मास कहलाया जाएगा, रेस्ट मास कहलाया जाएगा। रेस्ट मास किसको डिनोट करते हैं, m नोट को। और अब ये रेस्ट पर हो गया तो इसकी वेलोसिटी जो -u थी वो रहेगी नहीं, तो अब ये किधर मूव कर रहा है, खाली ये इधर मूव कर रहा है। कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो जब इलास्टिक कोलिजन है और एक पार्टिकल जब रेस्ट से आके टकराता है विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो वो आपस में दोनों को चिपका कर, m1 और m2 चिपक कर एक ही साथ मूव करने लग जाएंगे विद द वेलोसिटी ऑफ v, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास v हो जाएगी। तो यहाँ पर बस सिंपल पुट कर देंगे, तो लिखेंगे लेट द पार्टिकल या बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट माना था, पार्टिकल ऑफ मास
m2 इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन। अगर वो कोलिजन से हमारे पास क्या है, रेस्ट पर है, तो इससे इम्प्लाइज वो क्या हो गई, u2 इज इक्वल टू जीरो हो गई। और u2 इज इक्वल टू जीरो हो गई, देन तो क्या हो जाएगा हमारे पास, m2 को क्या हो जाएगा m नोट, और u1 क्या हो जाएगा उस टाइम पर v के बराबर हो जाएगा। सर u1 v के बराबर कैसे हो गया, देखो u2 किसके रेस्पेक्ट में हुई है, जीरो। हमारे पास दो फ्रेम थे ना, फ्रेम एस डैश और फ्रेम एस, तो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, मास किस पर हो गया हमारे पास, उस पर हो गया जीरो पर, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो पर। तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कितने से दिखाई देगा, आपको टक्कर लगने के बाद v से दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉमनली यूज हो गया m2 इजिकल टू एम नोट, m1 इजिकल टू यू, और हमारे पास m1 को हम मान लेते हैं m। तो तब इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m बाय m नोट इज इक्वल टू, देखना यहाँ पुट करना क्या आएगा यहाँ पर, वन माइनस यू टू जीरो बाई सी स्क्वायर, तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर वन, और वन का स्क्वायर रूट वन आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास वन, तो ऊपर तो बच गया वन, डिवाइड बाय, नीचे का भी देख लेते हैं, नीचे क्या बचेगा, वन माइनस यू वन का स्क्वायर, यू वन को क्या मान लिया हमने v, तो वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया, m नोट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। आखिरकार हमने आइंस्टीन का इक्वेशन को ड्राइव कर ही लिया, प्रूव्ड।